चलिए अब रिकॉर्डिंग ऑन है। अब डांट खाओगे तुम्हारे नाम के साथ ऑन रिकॉर्ड जाएगा, सारी ब्रांच के बच्चे देखेंगे ये नालायक लड़का है ना। तो अब थोड़ा शांत रहो, ठीक है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में जिसका नाम है झाड़पत्ती का चैप्टर नंबर 2। क्या है अपना, क्या टॉपिक चल रहा था भाई सुमित? डाइनोफ्लैजिलेट चल रहा था। क्या क्या बताया था उसमें? डाइनोफ्लैजिलेट का क्या क्या कवर कर लिया था अपन ने? पेन दे दो भाई, एक अवंतिका कोई दे। हाँ थैंक यू यार, तुम छोड़ भी नहीं रहे हो हैं। यू डोंट नो आर्ट ऑफ लेटिंग गो। बताओ क्या था लास्ट टॉपिक? पार्थिव पटेल, डाइनोफ्लैजिलेट्स, वर्लिंग विप्स बता दिया था, चाबुक जैसे होते हैं। अब ये लड़की लोग, ये अनुष्का, तुम्हारा आरसीबी करें, शांत रहो। स्पिनिंग विप्स, आर्मर्ड आल्गे, फ्लैजिला 90 डिग्री पे होते हैं, स्विम करते हैं अपने दोनों फ्लैजिला को घुमाते हुए। डायग्राम किधर है बे? डायग्राम बनवाया था ना मैंने? डायग्राम नहीं बनवाया था तुम्हारा? हाँ तो बनाया था ना। ये लो, इसने कैसे बनाया? अच्छा वो वाला लेक्चर देख लिया तुमने, ठीक है। हाँ तो मैं भूल गया, उस बैच में बनवाया था, तुम्हारे बैच में बाकी है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम से अपन स्टार्ट करते हैं आज की आगे की कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। बैठो नदीम। डायग्राम के मामले में मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर वाले ने ये टैलेंट नहीं दिया हमें। बढ़िया, बहुत बढ़िया वायलिन बजाया तुमने। जब भी मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको एक चीज़ समझ लेनी है। जैसे आप फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हो, माना कि इसका वैल्यू x है, y है, वैसा माना कि ये डाइनोफ्लैजिलेट हैं, मानना है, लगे या ना लगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट की ये सेल्यूलोजिक प्लेट होती है। बात प्लीज़ ना करें, फिर मैं नामजद आपको यहाँ पे पुकारूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, मजबूर ना करें। सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति होती है, और जो कि किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और उसकी स्टिफ प्लेट्स होती हैं। कैसी प्लेट्स होती हैं? स्टिफ प्लेट्स। स्टिफ प्लेट्स का मतलब है कड़क, तश्तरी जैसी। इससे ज़्यादा हिंदी क्या ही लोगे। उसके बाद इधर से एक फ्लैजिला निकलता है, और एक फ्लैजिला का ओरिजिन आपका इधर से है, एक का इधर से है। इसलिए मैंने कहा था इनका फ्लैजिला का जो ओरिजिन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर या 90 डिग्री टू ईच अदर है, क्योंकि उनका ओरिजिन ऐसा है, एक का इधर से आ रहा है लॉन्जिट्यूडनल, एक का ट्रांसवर्स से आ रहा है। ये वाले कट को अपन बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल कट, ट्यूडिनल ग्रूव। ग्रूव को आप सिंपल भाषा में खांचा कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर खांचा, जिसमें से निकला ये लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जी लिख दूं समझ जाओगे ना, आम की नहीं है तो ऑब्वियस है, लॉन्जी फ्लैजिला, ठीक है। इनका फ्लैजिला आपका लॉन्जिट्यूडिनल है। ये आपका कहलाता है ट्रांसवर्स ग्रूव। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ खांचा, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक। ये सेल्यूलोज की टफ, बढ़िया स्टिफ कड़क वॉल होती है। ऐसा लगता है मानो ये आदमी पूरा वो अपना लड़ाई के लिए जो शील्ड पहन के जा रहे हो, इसलिए इनका नाम आर्मर्ड आल्गे, या जो बख्तर वख्तर बाजूबंद शील्ड पहने हुए योद्धा जाते हैं युद्ध में, वैसा जो आपको मैंने बाजीराव का बताया था सिंबॉलिकली, वैसा कुछ। और दो चाबुक जैसे फ्लैजिला लेके ये वहाँ पर चल रहे होते हैं, ठीक है। और वो चाबुक वाले फ्लैजिला लेके
लंबे लंबे से चाबुक जैसे फ्लैजिला लेके मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, तो लोकोमोशन के लिए हमने पिछले बंदे में देखा था, डायटम में कोई भी अंग नहीं था। लोकोमोशन के लिए कोई अंग था नहीं, ना सीलिया था, ना फ्लैजिला था, ना सूडोपोडिया था, कुछ नहीं था। इधर आ जाओ ना। ठीक है, तो ये इनका बेसिक डायग्राम है। ये लोग हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। लिखो इसको, डायग्राम बना लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें पॉज का ऑप्शन क्यों नहीं है? छोड़ो, छेड़ेंगे नहीं आज। हो गया लिख के? एनीबडी स्टिल राइटिंग? ठीक, लिख लो। ये पहले तो इतना जाली नहीं आता था इस पे शैडो, अभी क्यों इतना रिफ्लेक्शन आ रहा है? हो गया लिख के? अब से एक काम करेंगे, मैं 9:35 पे अटेंडेंस ले लूँगा, जो नहीं आया उसकी एब्सेंट लगेगी। जैसे ही हो जाए मुझे बताओ। डन? ठीक है। हो गया लिख के? किसका बाकी है? डन? ठीक है, तो एक कट ये रहा ट्रांसवर्स वाला, जिसको आप अनुप्रस्थ बोलते हो, वहां से एक फ्लैजिला निकल रहा है, एक आपका लॉन्जिट्यूडनल से फ्लैजिला निकल रहा है, और वो दोनों उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और वो वर्लिंग विप्स की तरह, चाबुक की तरह जो स्पिन कर रहे हो वैसे चल रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया इसका डायग्राम। उसके बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं, लिखवा दिया था अपन ने? नहीं, तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनके कलर वेरी करते हैं। कलर वेरी करते हैं, लिखवा दिया था? ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि इनमें कौन सा पिगमेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसके हिसाब से इनके कलर वेरी करते रहते हैं। ठीक है, ये है। तो फोटोसिंथेसिस होता है इनमें क्योंकि इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनके लिए एक दो इंटरेस्टिंग केस हैं, जैसे केस है, एक फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं रेड टाइड फिनोमिना। ये क्वेश्चन हज़ारों बार आया है अलग अलग आपके एग्ज़ाम्स में, AIPMTs में, CPMT में, इधर उधर बहुत बार आया है कि रेड टाइड फिनोमिना इज़ ड्यू टू। ठीक है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है ये। अब इसको जनरली वो क्यों पूछते थे इतना ज़्यादा, उसका लॉजिक भी बताता हूँ। एक फिनोमिना, दूसरा है रेड सी फिनोमिना, और लोग कंफ्यूज होते हैं कि रेड टाइड कौन सा है, रेड सी कौन सा है, इसलिए वो पूछते ज़्यादा थे। अब वो रेड सी फिनोमिना आउट ऑफ NCERT नॉलेज है, फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको चाहिए कि थोड़ा बहुत नॉलेज एक्स्ट्रा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडाइजेशन नहीं हो जाएगा। तो रेड सी फिनोमिना होता है एक ऐसे आल्गे के नाम से जिसका नाम रेड नहीं है, वो है ब्लू ग्रीन। तो ब्लू ग्रीन आल्गे जो रेड कलर का होता है वो रेड सी फिनोमिना देता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन आल्गे जो ब्लू ना होके रेड कलर का है उसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। नाम में इरिथ्रो है, इरिथ्रो इज ऑलवेज फॉर रेड। तो ट्राइको नाम अपन किसके लिए यूज करते हैं, याद करो, नॉस्टॉक में बताया था मैंने, या स्टेम के अंदर नाम पढ़ते हुए आप हेयर्स। तो हेयर लाइक या फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है तो ट्राइकोम या ट्राइको बोलोगे। डेस्मियम, डेस्मिड्स और इनके जैसा ही आदमी, यानी आल्गे लाइक का फीचर जो फ्लोट कर रहा है पानी में। इरिथ्रियम,
इरिथ्रियम मतलब इरिथ्रो से रिलेटेड टर्म है, यानी वो रेड कलर का है। तो रेड कलर का ब्लू ग्रीन आल्गे जो एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, वो आदमी ब्लू ग्रीन आल्गे की कैटेगरी में है, लेकिन रेड कलर का है रेड आल्गे, और वो आल्गे की वजह से रेड सी फिनोमिना होता है। और ये जो भाई साहब है इनकी वजह से रेड टाइड फिनोमिना होता है। और अपन तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो सीमित ज्ञान के साथ वही जीते हैं कि रेड टाइड फिनोमिना का मतलब क्या है सर, रेड कलर के टाइड आने चाहिए, कॉमन सेंस है। फिर अगर वो ऑरेंजिश टाइड आए तो रेड टाइड बोलोगे क्या? अगर वो येलोइश आ गए तो क्या बोलोगे? तब भी वो रेड टाइड फिनोमिना बोला जाता है। जब एक बार इसका नाम पड़ गया फिनोमिना का कि डायनोफ्लैजिलेट्स तेजी से ग्रो करते हैं समुद्र में, और वो एरिया समुद्र का जब लहरों के साथ आपका बीच पे आता है, किनारों पे आता है, तो रेड टाइड फिनोमिना आता है। ठीक है, अब वो रेड टाइड फिनोमिना डायनोफ्लैजिलेट से एसोसिएट हो गया। अब वो रेड कलर का ना भी हो तब भी आप फिनोमिना वही बोलते हो। आई बात समझ में? तो वो खैर हायर लेवल की नॉलेज हो गई, पर आपके काम का इतना है कि रेड टाइड फिनोमिना कौन देता है, रेड सी फिनोमिना कौन देता है। तो मैं यहाँ साइड में आपको दे देता हूँ, साइड में अपन लिख देंगे ऐसा, रेड सी वर्सेस रेड टाइड, ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो रेड टाइड इज ड्यू टू डायनोफ्लैजिलेट, ये डायनो करा रहे हैं, जैसे कि आपका जिम्नोडीनियम, गोनियोलेक्स, ये सब नाम दिए होंगे अपने यहाँ पे, ये रेड कलर के हैं। रेड सी फिनोमिना is due to a blue green algae which is of red color, और उसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, रेड टाइड फिनोमिना। ठीक है, तो उससे कंपेयर करके रेड सी फिनोमिना अगर वापस पूछ लें पुराने पेपर्स की तरह, तो अपन मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि सर हमको 2-5% एक्स्ट्रा आता है तो वो काम ही आएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू में भर के आया है, भर के। आप जब 30-35 साल के पेपर करके देखोगे आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। देन तो रेड टाइड फिनोमिना जो है इट इज ड्यू टू सम रेड कलर्ड, एग्जाम्पल लिखा ही हुआ, रेड कलर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स। क्योंकि ये दे ग्रो वेरी रैपिडली, दे ग्रो रैपिडली एंड कम या फ्लो अलोंग विथ एंड फ्लो विथ टाइड्स। तो टाइड से साथ बह के आ जाते हैं आपके किनारों पे, तो आप उसको रेड टाइड फिनोमिना कहते हो। तो रेड सी इज ड्यू टू ब्लू ग्रीन algae विच इज नॉट ब्लू ग्रीन algae, एंड रेड टाइड इज रेड कलर्ड डायनोफ्लैजिलेट। और मजे की बात बताता हूं, और बायोलॉजी के वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तीसरा केस, जब आप प्लांट किंगडम पढ़ते हो वहां पर रेड algae पढ़ते हो आप, राइट? उस रेड algae के अंदर एक ब्लू कलर का algae है विच इज इन रेड algae, उसका नाम है बैट्रिकोस्पर्मम, और वो ब्लूइश है। तो ये है बायोलॉजी की संसार। तो एक्सेप्शंस पे अगर अपन जाने लगे बायोलॉजी में तो भर के एग्जाम्पल है, हर बात पे आप उसको काट सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा हर जगह होता ही नहीं है, हमने तो ये भी देखा है। आप बोलोगे रेड algae रेड होते हैं ना, हमने तो ब्लू कलर का देखा है। आप बोलोगे ब्लू ग्रीन algae ब्लू ग्रीन होते हैं ना, हमने रेड कलर का देखा है। आपने बोला कि डायनोफ्लैजिलेट ऑरेंजिश या ब्राउनिश होते हैं ना, हमने रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन सब कलर में देखा है। ये कहानी है बायोलॉजी की। तो कभी भी आपको ये लगना नहीं चाहिए कि हमको पता है कि ये यही होता है। बायोलॉजी में जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे, है ना, रिसर्च ने मुझे यही सिखाया है कि रोज़ कुछ आपको ये प्रूव करता हुआ रिसर्च आर्टिकल आ जाता है कि आप कितने गलत थे और आपको लगता था आप सही थे। तो आप और हम्बल होते जाते हो अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे वो वैसा ही है जैसे हमारे दादाजी कहा करते थे कि जिस पेड़ पे जितने फल लगते हैं वो उतना ज़्यादा झुकता है, उतना ज़्यादा वो, है ना, नम्र होता है, हम्बल होता है, क्योंकि उसको पता चल चुका है दुनिया क्या है। वरना तो हवा मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, सिर्फ वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। ठीक है, सिंपल। कॉलिन कैमा का एग्जाम्पल है वो शायरी, जिसको समझ में आएगा उसको आ जाएगा एनाटॉमी। सो दे ग्रो रैपिडली एंड फ्लो विद टाइड। अब इसके साथ, हाँ भाई अंकित कुछ अर्ज करना चाहते हो तुम भी? नहीं, हाँ शांत रहो।
तो सब रेड कलर डाल के डायनोफ्लैजिलेट आपके होते हैं जो कि रैपिडली ग्रो करते हैं और रेड टाइट फिनोमिना देते हैं, रेड सी फिनोमिना ब्लू ग्रीन algae की वजह से। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, इनमें टॉक्सिन्स होते हैं। लाइक गोनियोलेक्स, है ना। तो गोनियोलेक्स एंड ये जो लोग हैं इनमें टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। और शेल फिश करके होती है, शेल फिशेस कंज्यूम देम एंड एक्यूमुलेट द टॉक्सिन। इस टॉक्सिन का नाम है साक्षी टॉक्सिन, साक्षी टॉक्सिन, ठीक है। ये टॉक्सिन जो है when humans consume this, when humans consume shellfishes, this toxin can cause paralysis और डेथ। इसको अपन बोलते हैं PSFP, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। इसमें कहीं हिंदी की ज़रूरत है तो बताओ। बहुत सिंपल है, रेड कलर के कुछ डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, उनकी वजह से रेड टाइड है, ठीक है। कुछ टॉक्सिन होते हैं डायनो में, यानी डायनोफ्लैजिलेट में, जैसे कि गोनियोलेक्स एग्जाम्पल है। वो टॉक्सिन इकट्ठा होता है शेल फिश में जो इनको खाते रहते हैं। शेल फिश को अगर इंसान खाएगा, कुछ को सी फूड खाने का शौक होता है ना, तो वो सी फूड खाने गए आप, तो हो सकता है आपने वो शेल फिश इंजॉय करी, सेवर करी, और फिर पता चला कि उस शेल फिश ने बहुत सारे डायनोफ्लैजिलेट खाए थे जिनमें टॉक्सिन था। तो फिर वो शेलफिश से टॉक्सिन इकट्ठा होके बायो मैग्नीफाई होके आपकी बॉडी में जाएगा और आपको पैरालिसिस हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो आपकी जान तक जा सकती है, ठीक है। ये घातक होता है। तो इसको अपन बोलते हैं पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, लकवा मार जाएगा हिंदी में बोलेंगे तो, ठीक है। अब अगर चिल हो गया हो तो कुछ कुछ पंखे अपन बंद कर सकते हैं, अगर चिल हो गया हो तो। नहीं हुआ है तुम्हारे एरिया में, नहीं हो पा रहा, ठीक है, रहने दो। हो गया? किसी का वाक्य लिखना। हैं? कौन? ये मतलब कौन? अरे वो तो बीमारी का नाम है ना, पैरालिसिस हो गया तो पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। डन। ये कहाँ आई है? वो शिवम का है, दूसरा शिवम जो पीछे बैठता है, जिसको मैंने आगे कहा था आने को। आदिल समझ में आ रहा है? आदिल नाम है ना आपका? हाँ आ रहा है। रिस्पॉन्ड तो करो, सही नाम बोल रहा हूँ जैसे तैसे। एक तो हो गया लिख के, एक बार फिर से समझा दें, ठीक। तो रेड टाइड, एक तो इनमें फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इनमें पिगमेंट है ही,
खाना बनाने के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं इनमें। उसके साथ साथ रेड टाइड फिनोमिना भी होता है इनमें। रेड टाइड फिनोमिना का मतलब है कि लहरें समुद्र की जब ज़मीन पे आती हैं, किनारों पे आती हैं, तो लाल लाल कलर की आती हैं, ऐसा लगता है मर्डर हो गया हो किसी का, बीच, मर्डर ऑन द बीच, वैसा वाला, ठीक है, वैसा वाला फील देती है, क्योंकि इनमें ये वाले पिगमेंट रखने वाले, रेड पिगमेंट रखने वाले डायनोफ्लैजिलेट जैसे ये जिम्नोडीनियम और ये लोग हैं, ये बहुत मात्रा में होते हैं, तेज़ी से फैलते हैं कई बार ये, और जब ये तेज़ी से फैल गए होते हैं तो लहरों के साथ साथ ज़मीन पे भी आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये रेड टाइड आ रहे हैं। ये फिनोमिना इनकी वजह से, कई बार वहाँ पर अगर पॉल्यूटेंट ज़्यादा है, यानी प्रदूषण ज़्यादा है, तब भी ये तेज़ी से ग्रो होते हैं, क्योंकि इन लोग को ग्रोथ करने के लिए आल्गे लोग को या इन लोग को ऑर्गेनिक कंटेंट मिलता है, ठीक है। यही आप देखोगे तो ब्लू ग्रीन आल्गे में भी एनसीईआरटी ने लिखा है कि जब पॉल्यूटेड वाटर बॉडी के अंदर ब्लू ग्रीन आल्गे ब्लूम करते हैं तेज़ी से। ब्लूम करने का मतलब क्या है? तेज़ी से ग्रो करते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं, वही है। यहाँ पर भी इनके लिए यही है, ये भी तेज़ी से ग्रो करते हैं, और अगर इनको ऑर्गेनिक कंटेंट या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल जाएं उस सॉइल में, उस वाटर में, तो ये और तेज़ी से ब्लूम करते हैं और ग्रो करते हैं, और उसकी वजह से फिर आपको मिलता है रेड टाइड फिनोमिना। रेड सी फिनोमिना एक ब्लू ग्रीन आल्गे की वजह से, जो कि एक्सेप्शनली रेड कलर का है, अपवाद के तौर पे रेड कलर का है, होना चाहिए सब ब्लू ग्रीन, पर अपवाद है वो रेड कलर का। तो रेड सी पूछे हैं तब इनको टिक करना है, ये नहीं करना है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि डायनोफ्लैजिलेट रेड टाइप फिनोमिना दर्शाते हैं, ठीक। अब हमने एग्जाम में डाल दिया कि डायनोफ्लैजिलेट रेड सी फिनोमिना दर्शाते हैं। आप क्या सोचोगे, सर टाइड तो सी का ही पार्ट है, राइट ही है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा नॉलेज 5% क्यों ज़रूरी है, ताकि जो नॉलेज आपको है वो सही तरीके से हो और उसको आप गलत वे में इंटरप्रेट करके कोई भी टिक करके ना आ जाओ। तो इसलिए हम 5% 10% एक्स्ट्रा पढ़ाते रहते हैं और वो काम का ही होता है। फिर कुछ डायनोफ्लैजिलेट हैं जिनमें टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं और वो पैरालिसिस करा सकते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो शेलफिश करके जो मोलस्का में आते हैं कैरेक्टर्स, ये फिश नहीं है एक्चुअल में, मोलस्का में आते हैं, ये लोग आपके कंज्यूम करते रहते हैं, इन आल्गे को खाते रहते हैं, तो इनमें धीरे धीरे मैग्नीफाई होता है, इसको अपन बायो मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। इकोलॉजी में पहले ये टॉपिक था पॉल्यूशन वाले में। तो वो इकट्ठा होगा टॉक्सिन्स, और फिर उस शेलफिश को अगर इंसान खाएगा तो इंसान के अंदर भी वो टॉक्सिन इकट्ठा होगा। वो डोज पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा खा लिया उसने, और उसमें कितना ज़्यादा कितने बंदे इसके खाए थे टॉक्सिन वाले, तो उस वजह से आपको पैरालिसिस या लकवा हो सकता है, ज़्यादा खा लिया तो आपकी डेथ हो सकती है। ये पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग करके एक बीमारी कहलाती है, PSFP बोलते हैं इसको। आया समझ में सबको? क्लियर है एक एक चीज़, कोई दिक्कत? ठीक। अब इनमें कुछ लोग इंटरेस्टिंग होते हैं जिनको हम बोलते हैं नाइट लाइट। एक्चुअली उसका नाम है नॉक्टिल्यूका। मैं नाम नहीं लिखवा रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिया, पर उस नॉक्टिल्यूका वर्ड का मतलब भी नाइट लाइट ही होता है, क्योंकि दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। इसको अपन बोलते हैं जैविक प्रकाश। यहाँ मुझे पता है हिंदी की ज़रूरत है। जीवों के अंदर अगर प्रकाश होता है, जैसे जुगनू होते हैं, ये समुद्र के जुगनू हैं, सिंपल भाषा में बोले तो समंदर में पाए जाने वाले जुगनू हैं जो रात को टिमटिमाएंगे। अगर आपने लाइफ ऑफ पाई देखी होगी तो उसमें तो उन्होंने इनके नहीं, बड़े बड़े फिशेस भी दिखाई हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करती हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाई है उन्होंने। वैसे ही अगर आपने वो गाना देखा हो, कौन सा, एक विलन था मूवी रितेश देशमुख का, उसमें तेरी गलियां गलियां वाला गाना है, उसमें बीच पे बायोल्यूमिनेसेंस दिखाया उन्होंने टाइड्स के साथ। तो जब आप मूवीज़ देख रहे हो या गाने सुन रहे हो तो बायोलॉजी ढूंढते रहो, आपको साइंस सब जगह मिलेगी, ढूंढो। तो नाइट लाइट, इसी वजह से कुछ लोग इनको फायर आल्गे भी नाम देते हैं, ठीक है। फायर आल्गे इसलिए कहते हैं क्योंकि आग नहीं लगाते हैं, चमकते हैं रात को, प्रकाश होता है इनमें, ठीक है, तो इसलिए इनको फायर आल्गे भी कहते हैं। इसलिए इनकी क्लास का नाम भी पायरोफाइसी है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पायरोलाइसिस रिएक्शन, जहाँ पे 1200-1600 डिग्री पे प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट काम करता है, याद आ रहा है कुछ? वहाँ पर पायरो वर्ड आता है, पायरोलाइसिस। हाई टेम्परेचर पे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लाइसिस कराते हो केमिकल्स का, तो वो भी पायरो है। जहाँ पर भी टेम्परेचर या
लाइट की बात आ रही है वहाँ पर आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो, पायरो। तो ये पायरोफाइसी में आ गए। फिर जैसे आपने क्लोरोफाइसी पढ़ा था ग्रीन आल्गे, फियोफाइसी पढ़ा था ब्राउन आल्गे, रोडोफाइसी पढ़ा था रेड आल्गे, ये पायरोफाइसी हो गए। तो ऐसे करके आप नॉलेज को जब कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। रटोगे तो बायोलॉजी में तो रटते रह जाओ, बहुत फैक्ट हैं। कनेक्ट करो, तोड़ो वर्ड को, संधि विच्छेद करो, समझो और फिर रिलेट करके याद करो। टाइम ज़्यादा लगता है, अग्रीड, पर एक बार हो गया ना वो लंबा टिकेगा भी मेमोरी में, बार बार रटना नहीं पड़ेगा। आरव कहाँ है आज, और वो किधर गया, ओम जी पीछे अलग हो गए दोनों। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल मैंने बताई दिए, जिम्नोडिनियम है, गोनियोलेक्स है, ये नॉक्टिल्यूका के बारे में बता दिया अपन ने। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनमें वेरी करता रहता है, पर ठीक है उतना डिटेल में अपन नहीं जाते हैं। अब तीसरे बंदे पे चलते हैं, यूग्लिनॉइड्स। कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया गलती से, कुछ रह गया हो तो याद दिला देना, अपन एक्सप्लेन कर देंगे। यूग्लिनॉइड्स, ऑब्वियसली इसका फेमस एग्जांपल कौन होगा, यूग्लिना, यही अपने सिलेबस में है। यूग्लिना भाई साहब में ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर नहीं, ड्यूल नेचर होता है, एनिमल नेचर और प्लांट नेचर, दोनों टाइप का नेचर रखता है ये। ठीक है, एंड प्लांट लाइफ। तो इसको इसीलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल भी बोलते हैं। कल को ये सवाल आ जाए कि कौन कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल की, तो आल्गे वाल्गे नहीं चिपकाना है, आंसर है यूग्लिना। इसमें कुछ कैरेक्टर जानवरों के हैं, कुछ कैरेक्टर प्लांट के हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं यह पादप एवं जंतुओं की योजक कड़ी है या संयोजक कड़ी है। कहाँ पाए जाते हैं, कभी कभी मैं हैबिटेट लिखवाना भूल जाता हूँ, इसलिए पहले लिखवा के इसको निपटा देते हैं, फिर इसके कनेक्टेड फीचर अपन कनेक्ट करते हैं। ये जनरली स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ साफ पानी, यानी इसका तात्पर्य होता है नदियों से, नदियां, तालाब, ये सब लोग, सॉरी नदियां नहीं, ठहरा हुआ है ना, तालाब, कुआं, ऐसे लोग, पॉन्ड। ठीक है, तो इतना लिखो, फिर अपन आगे के पॉइंट पे चलते हैं। यूग्लिना में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पानी ये हमारा है ना, हो गया, किसी का बाकी है? हाँ चलो, तो नाइट लाइट वाला पॉइंट हो ही गया था। फायर आल्गे क्योंकि चमकते हैं तो समुद्र के जुगनू की तरह हैं ये, वहाँ पे लाइट होती रहती है। यूग्लिनॉइड में फेमस यूग्लिना ही है। यूग्लिना में कुछ कैरेक्टर एनिमल जैसे हैं, कुछ प्लांट जैसे हैं। अभी अपन 2-3 कैरेक्टर कंपेयर भी करेंगे, कौन से एनिमल के कैरेक्टर हैं, कौन से प्लांट के कैरेक्टर हैं, क्योंकि वो यहाँ तक सवाल पूछते हैं कि ये यूग्लिना का कैरेक्टर एनिमल जैसा है, ट्रू या फॉल्स। तो आपको बेसिक समझ में आना चाहिए ना कि एनिमल्स के कैरेक्टर क्या है। एनिमल किंगडम पढ़ते हो आप, प्लांट किंगडम पढ़ते हो, और अगर आप ये रिलेट नहीं कर पा रहे कि इस प्राणी के कौन से कैरेक्टर एनिमल के हैं और प्लांट के हैं, तो वो आपसे उम्मीद करते हैं इतनी कि आपको पूरा चैप्टर जिस नाम पे दिया उसके कैरेक्टर बेसिक, जनरल, रिलेटेबल पता होने चाहिए। तो अपन वो भी टेबल एक छोटी सी 2-2, 3-3 पॉइंट की बना लेते हैं। तो ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट एनिमल के, इनके पास दोनों के कैरेक्टर हैं। हैबिटेट रह जाता है इसलिए मैंने पहले निपटा दिया, बाकी में वापस मुझे इसी पॉइंट पे आना है। स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर होता है,
यहाँ पर उन्होंने रनिंग फ्रेश वाटर लिखा तो वो गड़बड़ है। स्टेगनेंट, ठहरा हुआ पानी, ठीक है, इसलिए मैंने इसका हिंदी लिख दिया है। और फ्रेश वाटर का मतलब है साफ पानी, यानी खारा पानी नहीं है, यानी ये समुद्र में नहीं पाए जाएंगे। तो कल को इसके लिए लिखा हुआ जाए दे आर मोस्टली मरीन, तो वो गड़बड़ है, गलत आंसर है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। हर एक शब्द हैबिटेट से लेके प्रोप्लास्टिड पाए जाते हैं या प्लास्टिड पाए जाते हैं वहाँ तक सब कुछ मैटर करता है, सब कुछ एनसीईआरटी का मैटर करेगा। नेक्स्ट, यूग्लिनॉइड में अपन यूग्लिना में कंपेयर करते हैं प्लांट लाइक फीचर क्या है और एनिमल लाइक क्या है। तो एनिमल लाइक फीचर इनमें होता है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इनमें दूसरा कैरेक्टर है नाइट में, रात को ये लोग प्रीडेटर की तरह बिहेव करते हैं। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी बन जाते हैं रात को ये, या फिर ये सेप्रोट्रॉफ होते हैं। कुछ एग्जाम्पल प्रीडेटर हैं, कुछ सेप्रोट्रॉफ हैं। सेप्रोट्रॉफ का मतलब है मृतपोषी, मैं पहले समझा चुका हूँ विद डेफिनेशन, तो अभी खाली हिंदी वर्ड लिख रहा हूँ साइड में, ठीक है। प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है इनके मेन, तो डे टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, उतने वेल डेवलप हो ना हो लेकिन होते हैं। एनसीईआरटी ने ये लिखा भी है जहाँ पे प्लास्टिड वाला पार्ट है सेल बायोलॉजी में कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट फ्रॉम यूग्लिनॉइड्स टू प्लांट किंगडम, ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ भी पॉइंट कवर्ड है ये, ठीक है। तो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल भी होंगे, है ना। क्लोरोफिल कौन से होते हैं, तो ए एंड बी, यानी सिमिलर टू हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं वो इनमें भी पाए जाते हैं, ट्रू, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फिर एनिमल लाइक एक और फीचर है इनमें कि इनमें सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट, जिसको अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये भी उनका फीचर है। लिखो, ठीक है। सौम्य आ रहा है समझ में? आप लोग ने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के लेक्चर देख लिया, चैप्टर 1 अपना पूरा हो गया है, देख लिया, राइट। वो आपको चैप्टर जैसे ही खत्म हो रहा है आपको देख ही लेना है, ताकि गलती से कोई एक आध वर्ड या एक आध पॉइंट भी अपना छूट गया हो। यहाँ पे अपन एक्स्ट्रा भी एक्सप्लेन करते हैं लाइव क्लास में, तो वो भी आपका कवर हो जाए, आपका कुछ छूटे नहीं। मैंने इसलिए वो करवा दिया है कि कोई ये क्लेम कर ही नहीं सकता सर ने एनसीईआरटी का ये वर्ड नहीं बताया था, सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जाता हूँ पॉइंट्स में, वहाँ पे अपन ट्राई करते हैं एनसीईआरटी पे स्टिक करें और उसके पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो चैप्टर नंबर 2 का भी अब आपका प्रोटिस्टा खत्म होने आ गया है, तो आप वहाँ तक का तो सेशन पढ़ लो, एक आध घंटे का होगा वो, 50 मिनट या 55 मिनट का। फास्ट जिसको आता है वो फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ ले, 2x पे पढ़ ले, 1.5x पे पढ़ ले, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। मोस्टली तो मैं पॉइंट्स यहीं पे आपके कवर करा दूंगा। चलो बढ़े आगे, कोई दिक्कत? देन यूग्लिना के अंदर अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए थोड़ा सा, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर स्पिंडल शेप टाइप होता है। इनका जो कवर होता है वो होता है पेलिकल, ये प्रोटीन का कवर है। इसमें होते हैं फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं ऐसे, जो आगे जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं और एक ही फ्लैजिला रह जाता है, 1 फंक्शनल फ्लैजिला, टोटल 2 फ्लैजिला, पर काम का एक ही है। कुछ घर में होते हैं ना जैसे 2 बेटे हैं लेकिन काम का एक ही है, दूसरा पूरा नालायक है, वैसा
वन फंक्शनल फ्लैजिला, एक कार्यशील कशाभिका। ठीक, खुश। प्रोटीन का कवर होता है, इसका तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, पेलिकल को हिंदी में भी पेलिकल ही बोलेंगे। ठीक है, फिर ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल को हिंदी में लचीला कहते हैं, चाहो तो ये भी लिख लो। इनमें आपके प्लास्टिड पाए जाते हैं, प्लास्टिड के अंदर आपके क्लोरोफिल होंगे। ठीक है, इनमें आपका न्यूक्लियस भी होता है। ये आपके कहलाते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स। बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ फ्लैजिला, आधार कणिका। फ्लैजिला की आधार कणिका। ठीक है, वैक्यूल्स भी होते हैं इनमें, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्तिका। इन्होंने आई स्पॉट, पैराफ्लैजिलर बॉडी ये सब मेंशन नहीं किया ना एनसीईआरटी ने, पैराफ्लैजिलर बॉडी भी नहीं दिया है, एस्टासेंथिन भी नहीं है। ठीक है, फ्लैजिला हेल्प्स टू मूव टूवर्ड्स ऑप्टिमम लाइट। कशाभिका मध्यम तीव्र प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। इनमें मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया क्यों मिक्सोट्रॉफिक है। क्योंकि डे में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और नाइट में हेट्रोट्रॉफिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रेयर होता है या एब्सेंट होता है। ए सेक्सुअल जो होता है वो आपका बाइनरी फिशन है। अगर किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। जनरली फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है। कोई पॉइंट यूग्लिना का रह गया हो तो याद दिला दो भाई। संचित, आर्यन, वो कहाँ है? यश, अच्छा तुम भी अलग अलग बैठ गए। अब तो तुम्हारी लाइब्रेरी बड़ी हो गई है नीचे बैठ के पढ़ने के लिए। 2 बजे के बाद और 9:30 के पहले भी आके कोई पढ़ना चाहता है, रफली अपना 7:30 पौने 8 खुल जाता है ऑफिस, तो सुबह भी आके 1 घंटा पढ़ना हो पढ़ सकते हो। और 2-2:30 बजे 2 बजे आपकी क्लास ख़त्म होती है, उसके बाद भी बैठ के पढ़ सकते हो रात तक 8 बजे तक। वो स्पेस और बड़ा हो गया है। तो अब तो ये बहाना भी कोई नहीं मार सकता सर लाइब्रेरी भर जाती है, बैठने की जगह नहीं है, कहाँ बैठें। बस उसमें अब एसी लगना बाकी है। कल वो भी लगवा दिया था पर उसका ऑयल लीक हो गया है लाने ले जाने में, नहीं तो आज वो भी रेडी होता, बस सफाई बाकी होती। सो मुश्किल से 1-2 दिन में आपका वो एरिया रेडी है। तो कहाँ ये पानी भर लाए, जाओ भर लाओ। कौन थे वो 2-4 लोग जो पानी ढूंढ रहे थे? मतलब हम पे ब्लेम डालेंगे राजस्थानी लोग, हमें यहाँ भी राजस्थान का फील दिला रहे हैं। ये देखा, एक लेक्चर हम कुछ दिन तो गुजारो राजस्थान में
हो गया लिख के? हैं फोटोट्रॉपिज्म, हाँ लाइट को सेंस तो करते हैं, ट्रॉपिज्म नहीं बोलेंगे, फोटोटेक्टिक मूवमेंट ऐसा कहेंगे अपन। हाँ लाइट से इंस्पायर्ड है। नहीं वो कैरेक्टर नहीं है इन जनरल, वो कैरेक्टराइज नहीं करता है ना एनिमल को। अगर बायोल्यूमिनेसेंस कॉमन चीज़ होती है एनिमल की तो अपन लोग में भी तो होती, वो तो रेयर है ना, किसी किसी में है, तो वो प्लांट में भी किसी किसी में है, फंगाई में भी है। फंगाई में बहुत खूबसूरत से फंगाई हैं कुछ जो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं समुद्र में, जंगलों में। अपने यहाँ इंडिया में है, नासिक के आगे की तरफ जंगलों में, महाराष्ट्र में। तो रात को अगर आप उन जंगलों में जाओगे आपको फंगाई के अम्ब्रेलास दिखेंगे, मशरूम्स दिखेंगे जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। इंडिया में है, आपको ऐसा भी नहीं कि कहीं अमेज़ोन जाने की ज़रूरत है। अपने यहाँ जनेश्वर मिश्रा पार्क में फायरफ्लाइज आपको दिख जाएंगे, जुगनू दिख जाएंगे शाम के टाइम पे इस मौसम में। जहाँ आप चाहो चीज़ें दिख जाती हैं। हो गया लिख के? किसी का बाकी है? ठीक, तो समझाते हैं एक बार फिर से। इन भाई साहब में होते हैं दो फ्लैजिला, लेकिन एक फ्लैजिला है एकदम फर्जी वाला, ये वाला। क्या हुआ? तो एक फ्लैजिला है ये वाला, ये वो यहाँ से यहाँ तक ही है, बस खत्म हो गया। और ये दोनों फ्लैजिला एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसको पैराफ्लैजिलर बॉडी बोलते हैं। ऑन रिकॉर्ड में बता देता हूँ, लिखवा नहीं रहा एक्स्ट्रा। दो फ्लैजिला जहाँ मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पैराफ्लैजिलर बॉडी। और ये जो गोल गोल बनाया है ये इनकी बेसल बॉडी कहलाती है, बेसल ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं, आधार कणिका कहलाता है, जहाँ जहाँ पे आधार है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। एक्चुअल में डिटेल कहानी इनकी ऐसी है कि जो यहाँ पे मिलते हैं ये लोग, ये पैराफ्लैजिलर बॉडी और इसके पैरेलल, इसके ही पैरेलल यहाँ पर, सॉरी कलर गलत ले लिया मैंने, यहाँ पर जस्ट पैरेलल अगर ये लाइन खींचे तो यहाँ पर इनकी स्किन में एक पिगमेंट होता है, इसको आई स्पॉट बोलते हैं। ये इनकी आंखों की तरह है। और ये दोनों चीज़ों का जो पैरेललिज्म है वो दोनों का काम एक ही है। आंखों का काम क्या है? रोशनी, प्रकाश, उसको सेंस करना, उसके हिसाब से चीज़ों को देखना। तो इनमें प्रॉपर आईज नहीं है लेकिन आई स्पॉट है। और ये अपने आगे यहाँ मुंडी में दो गोले ऐसे हैं जहाँ से लाइट को सेंस करते हैं, दोनों पॉइंट, और यहाँ पिगमेंट होते हैं इस जगह पे, इसलिए रेड कलर का बना है क्योंकि रेड पिगमेंट होता है एस्टाजेंथिन करके। ठीक है, पढ़ा होगा आपने कहीं एस्टाजेंथिन, नाम सुना है कहीं? ओमेगा 3 आजकल जो मार्केट में बेच रहे हैं ना वो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं कि ओमेगा 3 ऑक्सीडाइज हो जाता है तो आप एस्टाजेंथिन के साथ कॉम्बो में लो। ठीक है, वहाँ पर आप सुनोगे नाम अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो। एनीवे, तो एस्टाजेंथिन इधर होता है वो, और ये दोनों पिगमेंट दोनों जगह स्पॉट ऑलमोस्ट पैरेलल है। इनका काम है यहाँ से लाइट सेंस करना। लेट्स से यहाँ बहुत लाइट है तो ये यहाँ से कट लेंगे, ये यहाँ से सिग्नल देंगे फ्लैजिला को, ये दोनों पॉइंट, इसलिए यहाँ पे रखा है अपाइकल पार्ट पे कि ये तुरंत इसको फ्लैजिला को बोलेंगे कि चलो यहाँ से, चलो 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 घुमाओ। तो ये अपना फ्लैजिला घुमा के मुड़ लेगा उधर से। फिर पता चला इधर गया, इधर जैसे गया इधर अंधेरा है तो वो भूल भुलैया में नहीं बोलता परेश रावल, झुंड बना के चलो, झुंड बना, डर लग रहा है मुझे, वैसा वाला। ये यहाँ से भी डर लगता है इसको, ये वहाँ से कट 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 गायब हो जाएगा। तो ना तो ये अंधेरे की तरफ जाता है ना तीव्र प्रकाश की तरफ जाता है, ये जाता है तो मध्यम नॉर्मल इंटेंसिटी ऑप्टिमम लाइट की तरफ। ना इसको डार्कनेस ज़्यादा चाहिए ना चकाचौंध चाहिए, नॉर्मल जगह पे, ठीक है, आम प्रकाश वाली जगह पे वहाँ ले जाता है। और उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, आँखों की तरह काम करते हैं इसका। तो फ्लैजिला लोकोमोशन करता है लेकिन फ्लैजिला में एक बॉडी ऐसी दे दी है जो सेंस करती है और फिर वो लोकोमोशन करा रहा है और उसको उस जगह पे ले जा रहा है जहाँ पे उसके लिए बेस्ट कंडीशंस हों। ठीक है, इनकी स्किन जो है, इनकी जो सरफेस है उसमें सेल वॉल नहीं है, तो ये एनिमल जैसा फीचर हो गया क्योंकि एनिमल का कॉमन कैरेक्टर है कि सेल वॉल नहीं होता है। जुगनू बनना इज नॉट कॉमन कैरेक्टर।
ठीक है, पर ये कॉमन चीज़ है कि सेल वॉल नहीं होना ये एनिमल्स का एक जनरल कैरेक्टर है, इनमें भी नहीं है। तो फिर इनकी स्किन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो प्रोटीन का कवर। अब एग्जामिनर कैसे सोचता है उस डायमेंशन में मैं आपको ले जाता हूँ। एग्जामिनर फिर बायोमोलिक्यूल चैप्टर को इसके साथ कनेक्ट करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तुम लिख लो फिर मैं बताता हूँ। तो एग्जामिनर फिर ये पूछता है कई बार कि द आउटर कवर और सरफेस ऑफ यूग्लिनॉइड्स इज मेड अप ऑफ a polymer which is always heteropolymer. वापस रिपीट करता हूं। द आउटर सरफेस, बाहरी सतह जो यूग्लिना की बनी है, बाहरी सतह जो यूग्लिना की बनी है वो हमेशा ऐसे बायोमोलिक्यूल की बनी है जो हमेशा ही विषम बहुलक है, हेटेरोपॉलीमर है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? और क्या ये आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल है? नहीं। प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में लिखा है उन्होंने, एनसीईआरटी मिल जाएगा, देखना ध्यान से प्रोटीन स्ट्रक्चर वाली जगह पे। क्योंकि प्रोटीन कभी भी एक ही अमीनो एसिड का बनता नहीं है, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड का बनता है। तो सेम अगर मॉलिक्यूल नहीं है, सेम इकाई नहीं है, तो वो बहुलक या पॉलीमर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? समबहुलक नहीं, समान नहीं है ना सारे अमीनो एसिड, विषम बहुलक या हेटेरोपॉलीमर। ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर। एग्जामिनर ने क्या किया? उस चैप्टर की उस लाइन को यहाँ के प्रोटीन के कवर के साथ चिपका दिया। इट्स नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी, इट्स आर्ट ऑफ मेकिंग क्वेश्चन। आया बात समझ में? तो कई बार आपको फील आता है पेपर में कि ये बाहर से आया है, लेकिन वो होता नहीं है। यही मैं बार बार बताता हूँ कि अपने को अपनी नॉलेज का दायरा और समझने का तरीका इतना फैला लेना है कि हमें ये समझ में आ जाए कि चमक जाएगा, अरे ये तो उस चैप्टर की लाइन यहाँ चिपका के मर्ज करके पूछा है। हम उस लेवल पे अपने आप को ले जाएं। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक, तो ये पेलिकल तक आ गए, प्रोटीन का कवर है। अब एग्जामिनर यहाँ पर भी खेल सकता है कि द यूग्लिनास कवर इज मेड अप ऑफ रिजिड प्रोटीन लेयर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। एनसीईआरटी ने लिखा है ये नॉलेज। कहाँ खेल रहा है आदमी? पेलिकल भी बराबर बोला है, प्रोटीन भी बराबर बोला है, सेल वॉल नहीं होता ये भी बोला है, खेल गया। फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है, अगर आपने वहां ध्यान नहीं दिया तो आप बाय कॉमन सेंस क्या बोलोगे पता है? हमेशा आउटर कवर कैसा होना चाहिए? कड़क, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। इसलिए आप बोलोगे हाँ ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बाय कन्वेंशनल लॉजिक यू विल चूज इट एज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ऐसे ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज नोन एज प्लॉजिबल थिंकिंग। प्लॉजिबल इंग्लिश में वो वर्ड है जिसका मतलब है आपको लगता है कि लॉजिकली ये करेक्ट है पर है नहीं। इट सिम्स लॉजिकल बट इट इज नॉट ट्रू, और इट मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो वो चीज है। तो एग्जामिनर कई बार उन प्लॉजिबल ट्रूथ पे खेलता है। फिर इनमें प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं, तो ये सिमिलर टू हायर प्लांट है। एक जगह और हमने सिमिलर टू हायर प्लांट बोला था, कहां पर? ब्लू ग्रीन आल्गे में एनसीईआरटी ने लिखा है। तो आपको ऐसा सवाल बोल दें तो कि इन ब्लू ग्रीन आल्गे एंड इन यूग्लिना द पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। फिर अब ऐसा क्यों डालता है एग्जामिनर वो भी बताता हूं, उसकी साइकिक बताता हूं। क्योंकि जब दो लोग एक साथ डालते हैं तो आपको लगता है, शक होता है मन में कि यार एक तो साइनोबैक्टीरिया है, वो तो बैक्टीरिया है, और ये तो यूग्लिना है, ये तो यूकैरियोट है, कुछ तो अलग होगा ना। और एक में क्लोरोफिल ए ही होता है, एक में क्लोरोफिल ए और बी दोनों लिखा है एनसीईआरटी ने, तो दोनों सेम नहीं है, तो हायर प्लांट से सिमिलर कैसे बोलेंगे? शक डाल दिया दिमाग में एग्जामिनर ने, क्योंकि तुमने क्या करा यहाँ पे? ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच लिया। नहीं सोचना था, लाल बटन नहीं दबाना था धमाल में, वैसा सीन है। आया समझ में? तो कहाँ कितना सोचना है वो आप जितने ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन करोगे ना, उससे वो अनुभव आता है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये अब कैसे सोचें कि ये नहीं सोचना था। आई अंडरस्टैंड दैट, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम आना कोई बुरी स्टेज नहीं है। अगर आप इस लेवल पे हो तो आप अच्छे हो। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ, तो अपने आप के लिए बुरा नहीं सोचना। इसका मतलब आप 320-30 तक तो ला ही रहे हो। अब आपको ये गलतियाँ सुधारनी है तो 360 आएंगे या 350 आएंगे।
तो उसका इलाज ये है कि आप वैरायटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आप 500 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, यार वैसे लेवल पे जाओ जो ट्रेडिशनल अपने पापा की जनरेशन करती थी ना पढ़ाई का तरीका, कि मोबाइल वोबाइल साइड रखे, पढ़े, किताब कॉपी लेके बढ़िया टिका के, मुंह धोए, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, या जो भी, छाछ लस्सी गर्मी के टाइम पे जो भी आपको सूट करता है, लेकिन आप पढ़ने बैठ जाओ और टिका के पढ़ो लॉन्ग टर्म, टेस्ट मैच की तरह। टेस्ट मैच इज़ रियल लाइफ, T20 की तरह नहीं। और फिर ब्रेक लो आराम से, अच्छा ब्रेक लो। कुछ लोग ये भी गड़बड़ करते हैं कि पढ़ रहे, पागलों की तरह 2 महीना पढ़ लिया, फिर तबीयत खराब कर दी या मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। वो भी नहीं करना है कि रात को 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। ये आपकी उम्र है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने की, है ना। और अगर आप पढ़ोगे जूलॉजी में तो आपके सोने के बाद 3 घंटे के बाद ग्रोथ हार्मोन का पीक आता है। पढ़ रहे हो जूलॉजी तो उसको अपनी बॉडी पे तो अप्लाई करो, दूसरों की बॉडी पे बाद में करोगे। तो ये गड़बड़ें करोगे तो आगे जाके हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, थायराइड से लेके बाकी हार्मोन्स के इम्बैलेंस होंगे। वो भी नहीं करना है कि डॉक्टर बनने गए थे पेशेंट बन के निकले। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस इनमें वेल डेवलप होगा क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं। फ्लैजिला हेल्प्स टू मूव टुवर्ड्स ऑप्टिमम लाइट, बराबर प्रकाश की तरफ ले जाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? मिक्सोट्रॉफिक, मिक्स न्यूट्रिशन है, क्योंकि दिन में ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, रात में शिकारी बन जाते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मृत पोषी, सेप्रोट्रॉफ। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रेयर होता है या एब्सेंट होता है, ठीक है। और ए सेक्सुअल, ये शायद पॉइंट दिया नहीं है लेकिन मैंने लिखवा दिया है क्योंकि मैंने कहीं पेपर्स में क्वेश्चन देखा, इसलिए उसका रीजन ये है। और ए सेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन जो है वो इनमें बाइनरी फिशन से होता है। अब किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कि बाइनरी फिशन में यहाँ पर वैरायटी है। एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जो ऐसे कट लगता है, अनुप्रस्थ काट वाला, यहाँ से अगर बैक्टीरिया है या कोई ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ से कट रहा है ऐसा 2 हाफ में, तो दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अगर आप ऐसे कट हो रहे हो, यानी मैं हूं तो मैं ऐसे कट हो रहा हूं बीच में से, जहां बाइलेटरल सिमेट्री आपकी कट करती है वो वाला, तो वो आपका कहलाता है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। और जनरली फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से लेके इनमें ऑर्गेनिजम्स में ये कॉमन फीचर है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जिनमें 2-2 फ्लैजिला होते हैं, उनमें जनरली 2 फ्लैजिला के बीच में ऐसे कट होता है, जैसा बाइलेटरल सिमेट्री अपन इमेजिन करते हैं ऐसा। इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। जितना पढ़ो उतनी क्लैरिटी से पढ़ो कि हाँ पहली बार पढ़ने में टाइम लग रहा है, अग्रीड, पर वो लंबा टिके दिमाग में। मैगी की तरह नहीं कि आया और गया, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो काम मत करो। नेक्स्ट, टाइम है ना अभी अपने पास? है, परफेक्ट। यूग्लिना के बाद आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। कोई पॉइंट गलती से रह गया हो तो याद दिला देना भाई, इंसान ही हम भी। जितना लिखा है उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करके जाऊंगा। स्लाइम का मतलब होता है चिपचिपा सा, मोल्ड्स का मतलब होता है फंगाई जैसा। किसके जैसा? फंगाई जैसा, ठीक है। मोल्ड्स फंगाई में इनको पहले रख भी दिया था गलती से, क्योंकि इनकी हरकतें फंगाई जैसी थी। स्पोरेंजिया बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, है ना। सूडो वो जो प्लाज्मोडियम है वो ग्रो होता है, तो ऐसा लगता है कोई फंगल का माइसीलिया ग्रो हो रहा हो, तो इसके कुछ कैरेक्टर फंगस जैसे हैं। अब वो भाई साहब इसमें आ गए, ठीक है। तो ये जनरली क्या है? सेप्रोट्रॉफ्स हैं। क्या है? सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ का मतलब पता ही अपन को, मृत पोषी। तो दे कंज्यूम डेड एंड डिकेड ट्विग्स, लीव्स एक्सेट्रा। लिख रहा हूं इसका हिंदी भी। ये लोग मृत पत्तियां और टहनियां या टहनियों के टुकड़े को खाते हैं। इसका मतलब ये है, ट्विग्स यानी छोटे छोटे टहनियों के टुकड़े, ठीक है, वो खाते हैं। मुझे पता है ट्विग वर्ड बहुत सारों के लिए नया है, तो आपको वो करना है। डिकेड का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ। तो ये सेप्रोट्रॉफिक नेचर के हैं, इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा फंगस जैसे हैं। इन फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म प्लाज्मोडियम।
मैं जानबूझ के इसके नीचे प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, प्लाज्मोडियम नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म भी है प्रोटोजोआ में जो मलेरिया कराता है। वो बंदे का नाम प्लाज्मोडियम है, ये जीवन की अवस्था का नाम है, स्टेज ऑफ लाइफ है। ठीक है। इट ग्रोज सेवरल फीट, इट ग्रोज सेवरल फीट्स। इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स, जिसको अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, अकर्स बट साइटोकाइनेसिस does not occur. So it gives multinucleated condition. जिसको आप कहते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। हिंदी में बोलेंगे इनका केंद्रक विभाजित होता है मगर कोशिका द्रव्य नहीं। तो ये बहुकेंद्रकीय अवस्था लिख लीजिए, तब तक मैं पैरेलली अटेंडेंस ले लूं। आज क्या तारीख है? 8 है ना? 8 है ना आज? हाँ आदिल 8 आमरीन, अभिनव साहू, अभिषेक कुमार, आकाश कुमार, अमृतांश, अनामिका, अंचल कुमार, अंकित उपाध्याय, अनमोल प्रीत कौर, अंशिमा धामी, अनूप कुमार, अनुराग पाठक, अनुराग तुम भी गायब थे पिछली बार। किसका? बीएससी। अच्छा, मुझे लगा वो क्यूट का पेपर देने गए थे। और कौन है ये आदमी? अनूप कुमार। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? एक सेकंड। अनुष्का गौतम, आप भी गायब थे पिछली क्लास में। अनुष्का पटेल, अपर्णा, अपेक्षा, आरव गुप्ता, अर्पित पांडे, आर्यन गुप्ता है, आशुतोष, अवंतिका, आयुषी, चांद शमशाद, दीपशिखा सुबह नहीं थी, आप टाइम से नहीं आई हो शायद। दीक्षा गुप्ता, दीपांशु सिंह कहाँ है? इला अली, गौरव सिंह। गौरव कहाँ गया आज? हबीबा, इल्मा, इशरत तो आई है, काशनी आई है, फिरदौस गया, माही आई है, लेट आई है। माही एब्सेंट लगा दूँ तुम्हारी? मानशी राय आई है, तबिश अंसारी है। ठीक है, आज़म आया है, अरमान आया है, मोइन। अरे तो हाँ बोलो तो हाथ ऊंचा करते हो खाली।
मुस्कान आलम, ये लड़की गायब है कुछ दिन से, क्या हुआ इसको पता नहीं। नदीम आया है, नैन्सी आई है, ओम जी आए हैं, पीयूष जी, पार्थिव पटेल आए हैं, प्रभात कुमार आए हैं, प्रांजल, प्रांजल कहाँ है? प्रतीक आया है, प्रियांशी रावत, राज सिंह वर्मा, रजत आया है, रिदा आई है, रॉबिन आया है, सक्षम गुप्ता, कौन है ये शख्स? समृद्धि मिश्रा आई है, सना, संचित आया है, शाम्भवी आई है, शिवम, अब दो हैं, शिवम विश्वकर्मा और शिवम। तुमको ढूंढ रहा था मैं पीछे, तब तुम नहीं आए थे। शोएब, श्रेया मिश्रा, श्रेयांशी, श्रेयांशी, नोमान अली, स्नेहा गुप्ता, स्नेहा गुप्ता, सोनाली सिंह, सुधांशु वर्मा, सुफियान, सुमित आया है, वसफ, विशेष, विशेष, यश प्रताप सिंह, यशस्कर वत्स, यशी मौर्य, योगेश त्रिपाठी आया है। योगेश क्या हो गया घर पे? नॉर्म गर्मियों के लिए लेकर आया है, ठीक है। कोई नहीं, अगर घर पे कुछ हुआ है तो मैं वो पूछ रहा था। एनीवे चलो ध्यान दें इस पे। तो जब तक आप लिख चुके हो ये चीज़ है ना, तब तक अपनी अटेंडेंस भी हो गई। चलो, तो सेप्रोट्रॉफ मृतपोषी, मरी हुई टहनियाँ, पत्तियाँ, सड़े गले फल फूल जो भी है, मरी हुई चीज़ें निपटा जाते हैं, तो ये लोग प्लाज्मोडियम कहलाते हैं। फेवरेबल कंडीशन में इनका प्लाज्मोडियम फैलते जाता है कितना? सेवरल फीट्स तक, बहुत सारे फीट तक ज़मीन में फैलता है। अपन को दिखता नहीं है क्योंकि बहुत सूक्ष्म छोटी साइज़ के होते हैं ये लोग, और माइन्यूट से लोग हैं। ये लोग फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं। तो ये सड़ी हुई पत्तियाँ खाई, फैले, फिर खाई, फिर फैले, फिर खाई, फिर फैले, फिर खाई, फिर जितना आप पेलेंगे उतना फैलेंगे। सिंपल फंडा है। तो फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। उसके बाद अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस डिवाइड करता है, केंद्रक विभाजित होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। इस चीज़ को अपन कहते हैं कैरियोकाइनेसिस अकर्स बट साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर। इसका टेक्निकल नाम है, मतलब यही है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म नहीं होता। क्या मतलब होता है अभी समझा रहा हूँ डायग्राम से। चलो लेट्स से ये पहले एक सेल थी, एक से दो न्यूक्लियस बने, लेकिन बीच में दीवार नहीं बनी। भैया ये दीवार बनती क्यों नहीं? इनका समस्या वो है, दो भाई अलग हुए लेकिन दीवार बनी नहीं है, फैला हुआ घर है ना, जॉइंट फैमिली है। फिर इससे 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके न्यूक्लियस बनते गए, पर हर न्यूक्लियस के बीच में जो वॉल बननी चाहिए वो वॉल नहीं बन रही है। इसको अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अगर साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता तो आप कैसे करते डिवाइड? ये तेरा साइटोप्लाज्म, ये मेरा साइटोप्लाज्म, ठीक है, पर वो नहीं हो रहा है। इसी को अपन कहते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा। अगर बीच में वॉल बनती, क्रॉस वॉल, तो आप बोलते कि सेल वॉल डिवाइड हो रही है। आई बात समझ में? फिर ये और पत्तियों, ये है प्लाज्मोडियम इनका, ठीक है। जो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिख रही है, ये है बहुकेंद्रकीय, क्योंकि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म नहीं हो रहा है। ये आपके फाइकोमाइसिटिस फंगाई में भी यही नॉलेज काम आएगी, ठीक। अब आगे ये और पत्तियों को खाएंगे, उनको खाएंगे, टहनियाँ पड़ी है उनको खाएंगे, और फिर ये और फैलेंगे, और ये बड़ा सा ऐसा प्लाज्मोडियम बनेगा जो बहुत सारे न्यूक्लियस लेके, एनसीईआरटी ने डायग्राम भी बनाया है। तो आप बोलोगे सर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड और ऐसी कंडीशन कहाँ थियरी में दी है? दी है, डायग्राम में दी है। देखो डायग्राम गौर से,
ए सेल्यूलर स्लाइम मोड दिया है वो। ये है आपका प्लाज्मोडियम जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है पूरा और बहुत सारे फीट तक फैलता है। और इनमें नॉर्मल स्टेज पे, लाइफ की वेजिटेटिव स्टेज पे सेल वॉल नहीं होती है, याद रखना, इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब क्या होता है, ये तो फेवरेबल कंडीशन थी, खाना मिल रहा है, पत्तियां मिल रही हैं, तो इसको आप कहेंगे फेवरेबल। अब ध्यान से सुनना, इसको आप कहेंगे फेवरेबल कंडीशन, यानी हिंदी में लिखेंगे अनुकूल परिस्थितियां हैं, खाना मिल रहा है। परिस्थितियां नहीं लिख रहा हूं, अनुकूल लिखूंगा, समझ जाओगे ना। ठीक, अब जब टाइम खराब आता है तब क्या होता है, जब खाना पीना नहीं मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ये प्लाज्मोडियम फैल सकता है क्या? नहीं। जब भी आपका टाइम खराब है, आप चौड़ में जी सकते हो, यार बताते हैं इसको, फिर क्या होगा? तो अगर आप गलत टाइम पे गलत चौड़ दिखाने जाओगे या फैलने जाओगे तो फिर आप दुनिया से गायब हो सकते हो, एक्सटिंक्ट हो सकते हो। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना होता है, आपको उस कंडीशन में जैसे हालात हैं वैसा ढलना पड़ेगा। तो ये श्रिंक हो जाता है उस टाइम पे, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो श्रिंक ही होगा, है ना। और श्रिंक होके एक स्पोरेंजिया बनाता है, हिंदी में जिसे हम कहते हैं बीजाणुधानी, जिसमें वो बीजाणु बनाता है। और मज़े की बात देखो, जो इसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था वो करना पड़ता है। इसमें सेल वॉल बनती है पहली बार, बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती है। डेस्परेट कंडीशंस ब्रिंग डेस्परेट मेजर्स, डेस्परेट एक्शंस आर टेकन। जिंदगी में इसने सीखा नहीं था सेल वॉल बनाना, लेकिन अब टाइम आया, बनाना सीखना पड़ा। जब टाइम आया कि नहीं अब प्रूव करना पड़ेगा वरना मर मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इस आदमी ने सीखा कि सेल वॉल बना लेते हैं अपने स्पोर्स पे, और अपने स्पोर्स के चारों तरफ कठोर कोशिका भित्ति बना के उनको स्प्रे करवा देते हैं, स्प्रेड करवा देते हैं हवा के द्वारा। और फिर वो जो स्पोर्स हैं वो टप्पा खा के कहीं गिरते हैं मिट्टी में और बैठे रहते हैं, और वो वही वेट करते हैं, क्या? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, वेट करते हैं, सिंपल। और कब तक? आप उनके धैर्य का अनुमान लगाओ, पेशेंस देखो उनका। दे कैन सस्टेन एंड सर्वाइव टिल ईयर्स, सालों साल, दिन महीने नहीं, साल, ये वहीं पे मिलेंगे आपको, वैसे ही पड़े हुए पेशेंस के साथ कि कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। और जब आएगा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, तब हम बताएंगे कि जब हमारी फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये उस कवच को तोड़ के बाहर आएंगे, उस सेल वॉल को तोड़ के आएंगे। क्योंकि कई बार जो हार्ड चीज़ें होती हैं वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं तोड़ पाते हैं, बट इंटरनल फोर्स कैन क्रैक इट, और वो तोड़ेंगे, तोड़ के फिर वो बाहर आते हैं और स्प्राउट करते हैं, और वापस से वेजिटेटिव स्टेज, जिसको अपन कायिक अवस्था कहते हैं, उसमें वापस से जीने लगते हैं। क्योंकि अब फेवरेबल कंडीशन आई है, अब ये फिर से पेलेंगे, फिर से फैलेंगे। लेकिन तब तक फिर से फैलने के लिए आपको वेट करना होता है, पेशेंस रखना होता है। कुछ लोगों में वो नहीं होता है और इसीलिए वो वहाँ पर गिव अप कर जाते हैं। और तब तक अपने चारों तरफ एक हार्ड कोकून बना के, एक हार्ड वॉल बना के आपको किसी कोने में अंधेरे गुप्त बैठे रहना होता है, और जो कुछ कोई कह रहा है उसको इग्नोर करना होता है, आपको रिएक्ट नहीं करना होता है, शांत रहना होता है कि अभी से हम कुछ नहीं बताएंगे, जब टाइम आएगा सही हम सर्वाइव करेंगे, जिसको जो बोलना है बोलो, कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, कौन सा ड्रॉप है, इस टेस्ट में कितने आए, तुम्हारी तो बैच में इतने लोग हैं, तुम्हारी तो ये रैंक है, बोलने दो। प्रकृति ने हमें सिखाया है कि हमें उसके खिलाफ बोलने जाने की ज़रूरत नहीं है। योर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। वहाँ आवाज़ उठाने की, चिल्लाने की, कुछ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट फॉर योर टाइम, बिकॉज दे ऑल से बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज़ इट चेंजेस। ये बदलता है, उनका भी बदलेगा, आपका भी बदलेगा। तो ये लोग अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल स्थितियां जब आती हैं तब ये श्रिंक हो जाता है, प्लाज्मोडियम श्रिंक करता है, सिकुड़ जाता है।
और फिर यहाँ पर वो बनाता है स्पोरेंजिया, इसको अपन बोलते हैं स्पोरेंजिया, जहाँ पे आप हिंदी में कह सकते हैं बीजाणुधानी, जिसमें बीजाणु लगेंगे और इसमें लगते हैं वो बीजाणु, और उन बीजाणुओं के ऊपर जीवन में पहली बार आप वॉल देखोगे। यहाँ पर प्रॉपर सेल्यूलोज की सेल्यूलोजिक स्पाइनी वॉल बनती है, जो कि हार्ड होती है एंड कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स, सालों साल चलेगी ऐसी दीवार बनती है। ये अंबुजा सीमेंट की दीवार है, और ये स्प्रेड करते हैं फिर अपने आप को, और ये बाहर आते हैं। ठीक है, ये आपके बीजाणु हुए या स्पोर हुए। ठीक, आगे किसके थ्रू स्प्रेड हुए? तो एयर के थ्रू एनसीईआरटी ने लिखा है। हवा, एयर का तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं और फिर फेवरेबल कंडीशन आएगी और ये वापस से ग्रो करने लग जाएंगे। ये इस साइकिल को फिर से जोड़ लेंगे, पर तब तक ये जिंदा रहेंगे, ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, जो पहले नहीं थी, अपन ने लिखा है, अब है। तो सेल वॉल इज सीन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसका तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है कि सेल वॉल कब बनती है, रिप्रोडक्शन के टाइम बनती है, यानी वेजिटेटिव अवस्था में, कायिक अवस्था में नहीं बनती है। तो कल को सवाल आए कि दे नेवर मेक सेल वॉल इन देयर लाइफ टाइम, रॉन्ग स्टेटमेंट। दे मेक सेल वॉल इन देयर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज, फॉल्स स्टेटमेंट। दे मेक सेल वॉल इन देयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज, ट्रू स्टेटमेंट। दे मेक सेल वॉल इन देयर रिप्रोडक्टिव स्टेज, ट्रू स्टेटमेंट। एक ही लाइन पे इतने डायमेंशन में सवाल बन सकता है, ट्रू और फॉल्स पे लिखो। अभी ऑन रिकॉर्ड है, जिसको लगाओ कि सर ने 4-5 पॉइंट एक साथ बोल डाले, हम नहीं नोट डाउन कर पा रहे, कोई लोड नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग की जरूरत होती है, क्योंकि फिर हर चीज पे उतना टाइम देंगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो बातों में आज अपन ने 3 ऑर्गेनिज्म किल कर लिए। डायनोफ्लैजिलेट डन, यूग्लिना डिटेल में डन, स्लाइम मोल्ड डिटेल में डन। इसका एग्जाम्पल दिया नहीं एनसीईआरटी ने, आप चाहो तो फाइजेरम लिख सकते हो, PHY से शुरू होता है, फाइजेरम। आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल कहीं देख लोगे मॉड्यूल में। और एक फेमस एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी या ये नीट वाले लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन बहुत प्यारा एग्जाम्पल है वो, डिक्टिस्टेलियम डिस्कोइडियम, जो अपोटोसिस के मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह रिसर्च में यूज होता है, एंड इट हैज ह्यूज सिग्निफिकेंस इन रिसर्च, और वो स्लाइम मोड्स में आता है। सॉरी, उन्हीं की सेल्स जाके आगे जाके बनवाएंगे ना। अब वॉल बन रही है, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। हाँ, इसी को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म में स्पोर बनाना इस फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, आप बोल सकते हो। स्पोरेंजिया को ही आप अलग कलर से लिख देते हैं। ठीक है, इसी को आप क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी। ये वर्ड जनरली मैं वहाँ पर फंगाई में इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ, वो सब जगह काम आ ही जाएगा आपका। फ्रूट नहीं लगता है, लेकिन इनके लिए यही फ्रूट है एक तरीके से, स्पोर बनाना, तो इसलिए इसको फ्रूटिंग बॉडी बोल देते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में। एंड इनके देखो आप कैरेक्टर, स्पोरेंजिया बनाना, हार्ड वॉल बनाना, ये सब चीज़ें आपके फंगाई से काफ़ी मैच करती है, और इसीलिए इनको इनिशियली फंगाई में रखा था। अभी भी कुछ लोग फंगाई में रखना चाहते हैं, पर टेक्निकली ये किस में है? सारा कचरा कहाँ पे बताया था? प्रोटिस्टा। जो जिसका कोई नहीं होता उसका प्रोटिस्टा होता है, ये वो है। नहीं, ये तो किसी ने दिया था मुझे पेन। थैंक यू पार्थिव। ये वाले पेन किसी के हैं क्या? नहीं, ठीक है।